गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साउंड का नेक्स्ट जो पार्ट है वो आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले का जो पार्ट है वीडियो फर्स्ट में आप देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि वो एक्टिविटीज़ हमें कैसे परफॉर्म करनी है। हम घर पे परफॉर्म करने वाली एक्टिविटीज़ आपको बता चुके हैं और मैंने ये भी समझाया कि कैसे जो है वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे हमारे गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है और सारी की सारी जो साउंड है वो वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होती हैं। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, कि हम जो साउंड सुनते हैं वो हम अपने ईयर के थ्रू सुनते हैं। उसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक होलो कोई सिलेंडर ले लेना है। आप होलो सिलेंडर कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप कोई कैन ले सकते हैं। उसका ऊपर वाला जो सिरा है वो तो ओपन होता ही है, आप काट कर उसका नीचे वाला सिरा जो है वो भी आप ओपन कर लेंगे। आप कोई प्लास्टिक की बोतल दोनों तरफ से किसी कटर से काट कर आप ले सकते हैं और दोनों सिरे जो हैं उसके ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वन एंड पर आपको कोई रबड़ शीट बांध लेनी है। रबड़ शीट आप कोई बैलून यूज़ कर सकते हो या फिर आपके घर पर कोई ऐसी रबड़ शीट पड़ी हो जो आप उस पर बांध सकते हैं। वो पतली होनी चाहिए, तो उसके लिए बैलून ही ठीक रहेगा, तो आप बैलून यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैलून को स्ट्रेच करके उसके एक एंड पर बांध लेंगे और उस पर हम कुछ बहुत बारीक चीज़, जैसे हमारे कुछ ग्रेन्स होते हैं, इन ग्रेन्स में आप बारीक मूंग के दाने ले सकते हो, जो हमारी धुली मूंग होती है वो ले सकते हैं। आप सीड ले सकते हैं, किसके राइस के ले सकते हैं, या फिर आप हमारा बाजरा बहुत छोटा सीड होता है उसके भी आप सीड ले सकते हैं। कोई आप 5 से 6 सीट जो है वो रबर जो सीट हमने स्ट्रेच करके टाई अप की है इस ओपन सिलेंडर पर, उस पर हम इसको रख लेंगे और उसको इस तरीके से पकड़ेंगे। इस तरीके से ऐसे क्यों पकड़ेंगे हम, ताकि हम नीचे से एयर ब्लो कर सकें। हमें करना क्या है कि हमें सिलेंडर को ऐसे पकड़ते हुए, और आप ये एक्टिविटी इस तरीके से करेंगे कि कोई दूसरा जो है वो ऊपर वाले सीट की एक्टिविटी जो हम करेंगे कि क्या हो रहा है, ऑब्ज़र्व कर सके कि सीट का क्या हुआ, तो वो आप यहाँ पर करेंगे। तो किसी अपने फ्रेंड की मदद से आप करेंगे, या तो आप अपने फ्रेंड को कहें कि वो एयर ब्लो करे या फिर उसको कहो कि वो सीट को ऑब्ज़र्व करे। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, आप नीचे से एयर ब्लो करेंगे और ऊपर वाले सीड की जो हम कहेंगे मूवमेंट है वो देखेंगे कि हो रही है कि नहीं हो रही है। वास्तव में आपको ये एक्टिविटी क्यों समझाई जा रही है, वो इसलिए समझाई जा रही है कि हमारे ईयर में एक ईयर ड्रम होता है, वो किस तरीके से वाइब्रेट होता है। ये जो हमारी रबर शीट है जो स्ट्रेच करके हमने टाई अप की है किसी ओपन सिलेंडर पर, ये आपको वही एक्टिविटी जो है हमें दिखाई देगी। उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे हमारे ईयर में ईयर ड्रम की होती है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही एयर ब्लो की जाती है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है रबर शीट की बैलून की, वो वाइब्रेट होती है और उसके ऊपर रखे गए जो सीड हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं। तो ये एक्टिविटी आप अच्छे से अपने घर में कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे ईयर में ईयर ड्रम किस तरीके से वाइब्रेट करता है। इसके बाद हमें पढ़ना है ईयर की स्ट्रक्चर, कि ईयर हमारा कैसा है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ समझा रही हूँ कि ईयर की स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है ईयर की। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं बोर्ड पर, जो कि मैंने एक यहाँ पर ईयर का ड्रामेटिकली डायग्राम बनाया है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा आउटर ईयर है, जिसको हम ईयर पिना भी कहते हैं। इसकी जो शेप है वो भी कुछ इस तरीके से होती है कि ये आने वाली जो साउंड वेव्स हैं उनको कलेक्ट कर सके, और कलेक्ट करने के बाद ये हमारी ईयर कैनाल है जो कि इसके अंदर एयर अंदर जाती है। यहाँ से कलेक्ट होने के बाद एयर इसके अंदर जाएगी और ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ईयर ड्रम है, और ईयर ड्रम से जैसे ही वेव्स टकराएंगी ये वाइब्रेट होगी। वाइब्रेशन के बाद ये 3 बोन हैं, ये एक बोन,
ये इसके साथ अटैच होती हुई दूसरी बोन और इसके साथ अटैच होती हुई ये तीसरी बोन। ये तीनों बोन जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि जैसे ही हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है ये इस वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एक तरीके से हम कहेंगे कि वेव को एम्पलीफाई कर देती हैं। वेव जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, साउंड वेव। और ये साउंड वेव यहाँ पर हमारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा इनर ईयर है। इसके अंदर जो है साउंड वेव चली जाएंगी। इसके अंदर जैसे ही साउंड वेव जाती हैं इनकी जो वाइब्रेशन है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो इनर ईयर के अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, इनके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड से जब साउंड वेव पास होती हैं तो वो हमारे ऑडिटरी नर्व तक चली जाती है। ये हमारी ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व क्या काम करती है कि जो साउंड वेव आई थी उन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के बाद इस नर्व के कारण ही हमारी ब्रेन तक सिग्नल पहुंच पाते हैं। और ब्रेन तक जैसे ही सिग्नल पहुंच पाते हैं हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है कि ये साउंड किस चीज़ की है और हम साउंड को पहचान लेते हैं। तो ये आपको जो डायग्राम है ईयर का, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में भी ड्रॉ करना है और इसकी जो वर्किंग है वो भी आपको याद करनी है। इसके बाद हमारा जो लेसन है वो है हमारा कुछ टर्म्स हैं हमारी साउंड से रिलेटेड। वो टर्म्स हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या होती हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वेव की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउंड जो है वो वेव में प्रोपेगेट करती है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये वेव की हैं या हम ये कहेंगे कि ओसिलेशन की हैं। जैसे कि आपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि वाइब्रेशन क्या है। टू एंड फ्रो मोशन जो होती है किसी भी पेंडुलम की, किसी भी चीज़ की टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जो वेव है वो क्योंकि मीन पोजीशन से इधर उधर जाती हैं। पेंडुलम के भी मोशन आपने 7th क्लास में पढ़ा था। आपने पेंडुलम देखा था कि इस तरीके से कोई पेंडुलम होता है तो पेंडुलम की जो वेव है वो इधर भी जाती हैं और वो इधर भी जाती हैं। तो इस तरीके से पेंडुलम इधर उधर मूव करता है। तो हम यहाँ पर यही सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ ईयर का डायग्राम। इसके बाद आपको मैं ये तीनों चीज़ें डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। ये एक वेव बना लेते हैं हम। ये जो आप एक वेव देख रहे हो, ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है ये लाइन, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है किसी भी वेव की, किसी भी पेंडुलम की, जो किसी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होती है इसलिए इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है। तो एम्पलीट्यूड आपको समझ आ गया होगा। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वेव की इसकी मीन पोजीशन से। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है कि कोई भी पेंडुलम जब कितने टाइम में, हम ये कहेंगे कि कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। जैसे मान लो हम यहाँ एक पेंडुलम की बात करें, ये एक पेंडुलम है, ये यहाँ से ये इसकी मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन से इधर आया, फिर इधर गया और फिर वापस इधर आया। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। जैसे हम ऑसिलेशन की ही बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा वो भी इसी वे में पढ़ा। हमने जो
एम्पलीट्यूड पढ़ा वो भी वेव की फॉर्म में पढ़ा। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि कितने ऑसिलेशन होते हैं 1 सेकंड में। नंबर ऑफ ऑसिलेशन टू कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है और इसका जो सिंबल है वो होता है XZ। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है हमारी लाउडनेस, यानी कि ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एम्पलीट्यूड पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, ये साउंड को किस तरीके से हम कहेंगे कि डिसाइड करते हैं कि साउंड किस तरह की होगी। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो साउंड की लाउडनेस को डिसाइड करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ कितनी तेज़ है, कितनी ऊंची है, जो साउंड की लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। उसके बाद एम्पलीट्यूड हमने पढ़ लिया कि ये लाउडनेस को डिसाइड करता है। इसके बाद लाउडनेस किस चीज़ में हम मेज़र करते हैं कि लाउडनेस को हम कैसे मेज़र करेंगे। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो dB होती है, डेसिबल। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जो साउंड होती है वो कैसे कितने डेसिबल की कितनी साउंड होती है। तो जो हम सिंपल विस्परिंग करते हैं, मीन्स बहुत ही कम आवाज़ में जब हम बात करते हैं तो वो साउंड होती है हमारी 30 dB की। और हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लगभग 10 dB की होती है। इसके बाद जब नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, यानी कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, यानी कि वो साउंड बहुत धीमी नहीं होती, वो साउंड थोड़ी सी तेज़ होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो 60 dB के आसपास होती है। और जो ट्रैफिक की साउंड होती है, नॉर्मल जो ट्रैफिक होता है किसी रोड पर, उसकी साउंड 70 dB के आसपास होती है। और किसी फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है तो उसकी साउंड 80 dB के आसपास होती है। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और लाउडनेस की जो यूनिट है वो कैसी है, किस तरह की साउंड की कितनी dB यूनिट होती है, वो आपने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है साउंड का। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है श्रिलनेस या पिच। अब ये श्रिलनेस और पिच क्या है? श्रिलनेस और पिच हम बात करेंगे कि साउंड की जो तीखी चीज़ होती है, तीखापन, यानी कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि कोई जो लॉयन है उसकी साउंड कैसी है, या फिर बर्ड्स जो हैं वो चिर्पिंग करते हैं तो उसकी साउंड कैसी है। तो दोनों साउंड में जब अगर हम बात करेंगे कि ये साउंड में पैनापन, तीखापन किस में है, तो आप बात करेंगे कि जो बर्ड्स चिर्पिंग कर रहे थे उसकी साउंड की श्रिलनेस या पिच ज़्यादा थी। इसी तरीके से मान लो कोई ड्रम बज रहा है या फिर एक विसल बज रही है, तो दोनों में से जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, तो हम बात करेंगे कि जो विसल बजती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए उसकी श्रिलनेस और पिच भी ज़्यादा होती है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर और पिच और श्रिलनेस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अब मैं आपको लाउडनेस कैसे हम डायग्रामेटिकली कैसे हम इसको समझेंगे मैं वो बता देती हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक वेव बना ली हमने, ये इसको हम ए का नाम दे देते हैं। एक और वेव बनाते हैं हम। इन दोनों वेव में आप देख सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसका ज्यादा है। जो ए डायग्राम है इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है और बी जो डायग्राम है इसमें एम्पलीट्यूड कम है। तो लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी? लाउडनेस इस वेव की ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम श्रिलनेस की बात करें तो श्रिलनेस किसकी ज्यादा होगी? श्रिलनेस इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखो, यहाँ पर 1 2 3
और इसमें हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसकी पिच या श्रिलनेस ज़्यादा होगी और इसकी पिच और श्रिलनेस कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस किस तरीके से साउंड को डिसाइड करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड जैसे कि आपको मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगा कि ऑडिबल वो होता है जो हम सुन पाते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो साउंड हम सुन पाते हैं वो साउंड ऑडिबल होती हैं, और जिन साउंड को हम सुन नहीं पाते वो सारी इनऑडिबल होती हैं। तो हमारे जो ईयर हैं उनकी जो साउंड सुनने की रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है ये हमारी हो जाएगी ऑडिबल साउंड। अब बारी आती है तो इससे नीचे और इससे ऊपर की साउंड का क्या, तो वो जो साउंड रहेंगी यानी कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो साउंड है वो इनऑडिबल साउंड रहेगी, उन साउंड को हमारा ईयर नहीं सुन पाता। तो आपकी बुक में इतनी ही डिटेल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है कि जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड होती हैं उन साउंड का क्या नाम होता है, उन साउंड को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड, इनकी जो रेंज होती है वो होती है बिलो 20 हर्ट्ज, और जो अल्ट्रासाउंड होती हैं इनकी जो रेंज होती है वो होती है अबव 20,000 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड समझ गए होंगे कि क्या होती है। कुछ जो इससे नीचे की 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड और 20,000 से ऊपर की साउंड हम नहीं सुन पाते, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो होती है यानी कि 20,000 से ऊपर की जो साउंड होती हैं वो कुछ एनिमल सुन पाते हैं, और उन्हीं में एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि डॉग जो होते हैं वो इस साउंड को सुन पाते हैं। इसलिए कई बार जो है पुलिस के पास एक विसल होती है जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है, उसकी जो साउंड है उस पर रिएक्ट करते हैं डॉग और वो उनसे कुछ काम करवा सकते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड का एक और यूज़ भी है। इसका क्या यूज़ है कि इसकी जो हम कहेंगे कि जो रेंज है अल्ट्रासाउंड की वो हम एक सिग्नल की फॉर्म में काम आती है हमारे अल्ट्रासाउंड करने के लिए। आपने सुना भी होगा कि किसी पेशेंट को कहा गया है कि आपके स्टमक का अल्ट्रासाउंड होना है या फिर आपकी चेस्ट का अल्ट्रासाउंड होना है। तो इस तरीके से जो अल्ट्रासाउंड होता है वास्तव में एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं उनका यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजेस लेते हैं और हमारी बॉडी में कहाँ क्या कौन सी बीमारी है या कौन सा ऑर्गन हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन सब बातों का पता हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगा सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नॉइस एंड म्यूज़िक। जैसे कि आपको सभी को पता है कि नॉइस जो होता है वो हमारी ऐसी साउंड होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। कहीं पर भी मान लो कोई म्यूज़िक बज रहा है, वैसे तो म्यूज़िक हमें सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब म्यूज़िक तेज़ आवाज़ में बजता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं शोर मचा रखा है। तो वो शोर क्या है? शोर अनवांटेड साउंड है, यानी कि जो नॉइस है वो क्या है? अनवांटेड साउंड आर कॉल्ड नॉइस, या फिर हम कहेंगे अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। इसके बाद म्यूज़िक क्या है? जो साउंड हमारे कानों को अच्छी लगती है, प्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड म्यूज़िक। तो कई बार म्यूज़िक भी शोर बन जाता है। कैसे बनता है? अगर वो अनवांटेड हो जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर वो चलाया जाता है तो वो नॉइस बन जाता है। इसके बाद टॉपिक है कि नॉइस पोल्यूशन क्या है। नॉइस पोल्यूशन क्या है? जैसे आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन क्या है? अनवांटेड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स एंड दिस कॉजेज द एयर पोल्यूशन। इसी तरीके से अनवांटेड साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन आपके कारण कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके घरों में चलने वाला डेजर्ट कूलर हो सकता है, आपकी मिक्सी की आवाज़ हो सकती है, आपके एसी की आवाज़ हो सकती है,
इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसकी साउंड हो सकती है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसकी साउंड हो सकती है। तो बहुत सारी जो साउंड हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। फिर बारी आती है कि नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए किस प्रकार हार्मफुल है। तो नॉइज़ पोल्यूशन से हम परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे सिर दर्द हो गया है, फिर कहते हैं हमें टेंशन हो रखी है, हमें नींद नहीं आती। तो ये सारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के हैं। तो इसमें आप इंक्लूड करेंगे हेडेक, उसके बाद आप करेंगे स्लीपनेस, और उसके बाद आप करेंगे हाइपरटेंशन के बाद आप एंजाइटी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, चक्कर से आने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो वो जो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, शोर में लगातार रहने के कारण एंजाइटी हो जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या? जब हमारे कानों से कम सुनना स्टार्ट हो जाता है या हम सुन ही नहीं पाते, उसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। इसके बाद ये जो एयर पोल्यूशन हमें पता चल ही गया है कि किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए इसके हमारे पास उपाय भी होने चाहिए कि हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो हॉर्न है वो मिनिमाइज़ करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे जो आसपास वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर तेज़ वॉल्यूम में हमें म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ों से क्या होगा कि पेड़ों से नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कम होगा? जैसे आप देख सकते हो कि हमारे आसपास घरों में दीवारें होती हैं, तो दीवारों के उस पार जो है वो साउंड इतनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारे ट्रीज़ हैं वो भी यही काम करते हैं। जो ट्रीज़ की जो लेयर है वो क्या काम करती हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो साउंड पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक रह गया है आपकी बुक में, वो मैं बता देती हूँ कि जो टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो क्या है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जन्मजात ही हियर नहीं कर पाते, यानी कि उसको हम परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे। लेकिन अगर जो टेम्परेरी है वो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हो जाती है। ये कई बार ज़्यादा हम शोर में रहते हैं तो हमारे कान जो हैं वो सुन नहीं पाते, तो वो टेम्परेरी हियरिंग इम्पेयरमेंट है। इसके लिए कुछ एड्स आई हुई हैं कि हम कैसे ऐसे जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। उसके लिए साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज सिखा दी जाती है बच्चों को, तो वो अपने इशारों से अपनी बात जो है वो दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हियरिंग एड्स भी हैं कि उनको लगाने से हम क्या करते हैं, अपनी बातें जो हैं वो सुन सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं कि वो अपनी बातों को दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। साथ के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे शुरू से ही नहीं सुन पाते वो ना सुन पाएंगे ना बोल पाएंगे। क्यों? वो इसलिए होता है कि हम जब किसी साउंड को सुनते हैं फिर उसको पहचानते हैं, फिर उसको बोलना सीखते हैं। लेकिन जो परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट से परेशान है, जिसको ये प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज समझना कंपलसरी होता है। उनके लिए स्टडीज़ भी होती हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ इस तरीके से बिता सकें, तो उनके लिए ये सब होता है। तो आपका लेसन हो गया है ख़त्म। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।